बबीता जी प्रेयर कराएंगे आज आप। सबसे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। इसके बाद भुभुआ स्वाहा का मंत्र बोलेंगे। गर्दन सीधी कीजिए। हाँ, कमर गर्दन सीधी करेंगे, आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ध्यान मुद्रा में ज्ञान मुद्रा में लेकर आए, लंबी गहरी श्वास और ओम का उच्चारण करेंगे आप सभी। स्वाहा तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हरि ओम। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। कोमलता से आंखों में चलिए स्टार्ट करें क्लास को। जी मैम। चलिए कल क्लास में डिस्कस हुआ था, आप बताएं बबीता जी कल हमने क्या क्या डिस्कस किया था, कितना हमारा सिलेबस कवर हुआ था। हम स्वास्तिक कौन बताएगा कल क्लास में क्या डिस्कस हुआ था। आहार की गुण मैं बताऊं ना। आहार के कोई भी बताएं। प्रकार, पोषण आहार, पोषण की परिभाषा, यौगिक आहार, और कोई बताएंगे। आहार की परिभाषा, सात्विक, तामसिक, राजसिक आहार। हाँ, सात्विक भोजन कौन सा होता है हमारा। सात्विक भोजन फल, सब्जी, दूध, दही और पनीर, ताजा फल। हाँ, सात्विक भोजन को जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव पड़ता है सात्विक भोजन का। मन शांत रहता है, एकाग्रता आता है, मन तीव्रता दूर होता है, आध्यात्मिक चिंता आता है। गुड। चलिए आप बताएं रूबी जी, रासिक भोजन रासिक आहार के बारे में बताएंगे। मैम रासिक आहार तेज मसालेदार कड़वा होता है और मैम खट्टा जो हमें उत्तेजित बनाता है और रासिक तला हुआ भोजन हो लेने गया से ज्यादा मसालेदार हमारे मन में हमारे शरीर पर क्या बेचैनी इफेक्ट पड़ता है। मैम हमारे मन को बेचैन करता है, वो चिड़चिड़ापन लाता है हमारे मन में वो। हाँ, हमारी एकाग्रता में कमी लेकर आता है रासिक हाँ भोजन। और जी तामसिक भोजन में कौन सा भोजन आएगा। मैम जो बासी भोजन होता है तामसिक भोजन, अधिक तेलिया हो गया चक्रा, और मीठा, जो हाँ, मानसिकता को थोड़ा मंद करता है सोचने की
बुद्धि को कम करता है, नकारात्मकता लेकर आता है, तामसिक भोजन होता है। गुड। चलिए पोषण की परिभाषा बताएं। पोषण क्या है, आप क्या समझते हैं पोषण से, आप बताएं इंदिरा जी। जो आहार खाने से शरीर को ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिलता है, हम्म। उसको पोषण कहा जाता है। हाँ, हम्म, पोषण कौन यानी सा? कि जो आहार हमने लिया है, ठीक है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो अवशोषित कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं हमारी बॉडी के द्वारा, तो ये क्या है, न्यूट्रिशन, पोषण। यानी कि जो आहार लिया था उससे हमारा शरीर, हमारा बॉडी पोषित हो गया, हमें पोषण मिल गया है। ठीक है, चलिए फिर हमने डिस्कस किया था यौगिक आहार। यौगिक आहार से आप क्या समझेंगे। जो मैडम चोकुड़ होता है, फल की छिलका, उसको नहीं पीना चाहिए, वही खाने से को यौगिक आहार कहलाता है। क्या होता है उसमें, क्यों नहीं फेंकना चाहिए उसको। उससे एनर्जी, जो विटामिन आता है। नहीं, देखिए मैं बताती हूँ आपको, आप सही बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रफेज आपने बताया छिलके में होता है, ठीक है, लेकिन फाइबर, फाइबर हम किस लिए लेते हैं अपनी डाइट में, क्यों हम फाइबर को शामिल करते हैं, इसका एक कारण है, जो फाइबर्स होते हैं, है ना, जो रफेज होता है वो हजम पाचन में हजम हेल्प क्रिया। करता है। हाँ, हजम क्रिया पाचन में ठीक हेल्प होता करता है भोजन की ना, है। इसलिए हम ऐसा भोजन लेते हैं जिसमें फाइबर हो, फाइबर युक्त भोजन होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम जो खाते हैं वो आसानी से उसको डाइजेस्ट किया जा सके। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम अपना टॉपिक लेते हैं, पोषक तत्व और उनकी आवश्यकता, यानी कि न्यूट्रिएंट्स। आहार क्यों लेते हैं हम, और उनमें ऐसा क्या होता है, कौन से पोषक, न्यूट्रिएंट्स क्या है, पोषक तत्व क्या है, जो आहार में एलिमेंट्स, तत्व उपस्थित हैं, है ना। मैंने 6 टाइप्स के एलिमेंट्स बताए थे जो हमारे भोजन में होते हैं, या फिर जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। कोई बताएगा क्या क्या बताया था मैंने। मैडम, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा, वाटर। हाँ, गुड। चलिए, आप सभी का ये 3rd क्लास है ना, सभी लोग 2 क्लासेस में प्रेजेंट थे। जी मैम। चलिए, गुड। तो आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, क्या नीड होती है उनकी हमारे शरीर में, है ना। चलिए, मुख्य पोषक तत्व यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एवं पोटास, है ना। गौण पोषक तत्व, है ना, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम और गंधक। मुख्य पोषक तत्व यानी कि जो मेन पोषक न्यूट्रिएंट्स होती है जिनकी हमें नीड होती है, और जो गौण पोषक तत्व ऐसा नहीं है उनकी नीड नहीं होती है ना, क्योंकि वो हेल्प करते हैं इन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में, डायरेक्ट असर नहीं डालते, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालते, लेकिन उनका इफेक्ट क्या आता है, क्या उनका वर्क होता है, जो हमारे मेन पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो मेन, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, वो होते हैं हमारे गौण न्यूट्रिएंट्स, है ना, पोषक तत्व, जैसे कैल्शियम हुआ हमारा, मैग्नीशियम हुआ, सल्फर हुआ, ठीक है। अब सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरान, क्लोरीन, ठीक है। पौधों में आवश्यक पोषक तत्व और उनके कार्य। पौधों के सामान्य विकास एवं वृद्धि हेतु कुल 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट्स के बारे में बताया है, ठीक है। एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन है जिसकी आवश्यकता किसी जीव के पोषक तत्व वह पदार्थ जो शरीर को समृद्ध कर सके। अब आहार क्यों लेते हैं हम, जिससे हमें एनर्जी मिल सके, हमारे जो टिश्यूज रैप्चर होते रहते हैं, जो शरीर में कोशिकाएं जो होती है वो बनती बिगड़ती रहती है, टूटती रहती है, उनकी रिपेयर के लिए,
है ना। हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, एनर्जी के लिए आवश्यकता होती है, ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है। ठीक है, यह देखो, यह टिश्यूज का निर्माण करते हैं, रिपेयर करते हैं। मैंने जैसे अभी बताया, यह शरीर को ऊष्मा और ऊर्जा यानी कि हीट भी देते हैं और एनर्जी भी देते हैं, और यही ऊर्जा शरीर को सभी कार्यों को चलाने के लिए आवश्यक होती है। जो एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है, उसका फंक्शन क्या होता है, हमारे शरीर को चलाने का कार्य वो एनर्जी करती है, जो हम आहार से, अपने भोजन से लेते हैं। पोषक तत्वों के सेवन के विभिन्न तरीके हैं। जहां प्राणी यह तत्व अपने भोजन से प्राप्त करते हैं, वहीं पादप यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, इनको अपनी जड़ों के माध्यम से यानी कि रूट के माध्यम से सीधे मिट्टी से या अपने वातावरण से प्राप्त करते हैं। जो प्लांट्स होते हैं उनको भी ऐसे ही न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, लेकिन उनको वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, उनको वो मिट्टी से मिलते हैं, है ना। और अच्छा, एक बात बताओ, हमें इन न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, एनर्जी के लिए कुछ कुछ और भी तो हो सकता था ना, ये न्यूट्रिएंट्स ही क्यों आए, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, ये ही सब क्यों आया कि हमें, हमारे शरीर को इनकी आवश्यकता हुई, इनकी नीड हुई। कोई बताएगा मुझे कि हमें इन जो ये गौण पोषक तत्व है या मुख्य पोषक तत्व है, जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी नीड क्यों होती है हमारे शरीर को एनर्जी के लिए। ऐसा मैम नेचर किसी ने का इसी मैम कैल्शियम हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। आयरन ब्लड के लिए अच्छा रहता है मैम। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं मैम, डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स के। मैग्नीशियम भी बोन को स्ट्रांग करता है। देखिए, हमारा जो आपने सही बता रहे हैं आप अपनी अपनी जगह, ठीक है। मुझे कोई भी एक बताएं, आप बताएंगे रघुनाथ जी, जो हमारा शरीर मिलकर बना है, कौन से 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 कौन से तत्व है ना, जिनसे हमारा शरीर बनता है। 5 तत्व है, अग्नि है, वायु है, आकाश और पृथ्वी, जल। ये तत्वों पे 5 तत्वों पे शरीर बना हुआ है। हाँ, 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी यानी कि मिट्टी, है ना। मिट्टी में क्या होता है, पृथ्वी मिट्टी पे ये पृथ्वी सारे से खनिज लवण होते हैं। जी। हाँ, अब मैं देखो, अब आप जहां मैं लेकर आना जा रही थी, वहां हम पॉइंट पे आते हैं कि हमारे शरीर को इन्हीं की क्यों आवश्यकता होती है ना। क्योंकि जी। मैं आपको योग के अकॉर्डिंग बताऊंगी, है ना। जैसे योग में एक्सप्लेन होता है कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से मिलकर बना है, पृथ्वी, जल, पंचमहाभूत। आकाश, वायु और अग्नि। ठीक है, अब मिट्टी यानी कि पृथ्वी, मिट्टी, मिट्टी में क्या होता है, मिट्टी में सब खनिज लवण होते हैं, मिनरल्स होते हैं, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, फॉस्फोरस मैग्नीशियम, होता है। है ना, सब होता है। इसीलिए हमारे शरीर में वो उनसे मिलकर बना है। जब उनकी कमी आती है, उनको उनको इसलिए हम लेते हैं अपनी डाइट में, इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनसे मिलकर हमारा शरीर बना है जी। है ना। इसीलिए हम इन सब चीजों को लेते हैं, क्योंकि जिन 5 महाभूतों से हमारा शरीर बना है, उनमें से एक 5 महाभूत है पृथ्वी यानी कि मिट्टी, और मिट्टी में ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सब खनिज लवण होते हैं। इसलिए हमारे शरीर को इन सब की आवश्यकता होती है, और इनकी पूर्ति के लिए हम आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं। ठीक है, चलिए, अब जैसे यहाँ पे डिस्कस किया है कि प्लांट्स को भी न्यूट्रिएंट्स की नीड होती है, वो अपनी जड़ों से यानी कि मिट्टी से उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं डायरेक्ट। कुछ पौधे जिन्हें मांस भक्षी पादप कहा जाता है, जैसे जो कीट पतंगों को खाते हैं ना, पहले कीट पतंगों आदि को बाहर अपने पाचक रस से पचाकर फिर उनसे प्राप्त पोषक तत्वों को चूस लेते हैं, है ना। कोई बताएगा कोई ऐसे प्लांट का नाम जिसको मांसाहारी प्लांट कहा जाता है। मैम पिक्चर प्लांट है, विनस फ्लाई ट्रैप है मैम। हाँ, बिल्कुल सही। जो पिचर प्लांट है यानी कि हमारा घटपर्णी पौधा, आपने सुना होगा घटपर्णी पौधे का नाम।
है ना, उसको पिचर प्लांट भी बोलते हैं, नेपेंथीज भी बोलते हैं। ये ऐसा प्लांट है जो कीट को खाता है, मांसाहारी होता है ना। ये क्या करता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, जो शेप होता है, एक मटके के टाइप का होता है, और वो एक ऐसे ढका रहता है। मटका जो होता है उसका माउथ जो होता है वो ऐसे ढका रहता है, और एक स्मेल, एक रस इस तरह का ये सिक्रेट करता है, ऐसा स्मेल छोड़ता है जिससे वो कीट जो होते हैं उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, है ना। देखो नेचर ने क्या क्या दिया है उस पौधे को, उसको क्या दिया, उसने ऐसा रस दिया, एक माउथ दिया, और वो कीट को खा पा रहा है। जैसे ही वो कीट उस स्मेल के साथ खिंचते हुए आते हैं, वो आके माउथ पे बैठते हैं, ऐसे ही घटपर्णी का कवर, ये ढक्कन खुलता है और वो कीट अंदर ले लिया जाता है, और उसको चालाकी से वो अपने कवर को, लिड को कवर कर लेता है। ठीक है, तो मांसाहारी प्लांट्स भी होते हैं, सिर्फ मानव ही नहीं है, जंतु ही नहीं है। पहले कीट पतंगों आदि को बाहर अपने पाचक रस से पचाकर फिर उनसे पोषक तत्वों को चूस लेता है। पहले कीट को खाया, एब्जॉर्व किया, ग्रहण किया, फिर उससे उसके जो उसको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं, उनको अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्व कर लेता है। पोषक तत्वों के प्रभाव उनकी ली गई खुराक पर निर्भर करते हैं। जो एलिमेंट्स होता है, न्यूट्रिएंट्स जो होता है, कितना डाइट कहते हैं ना, अब ये तो प्लांट की बात हो रही है, हम अपनी भी बात करते हैं, हम कैसी डाइट लेते हैं, कितनी डाइट लेते हैं, क्या अपनी डाइट में शामिल करते हैं, ये सब, ये हमारी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी डाइट पे डिपेंड करते हैं, है ना। यदि हम ऐसा भोजन लें उसमें न्यूट्रिएंट्स हो ही ना, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो पोषक तत्व किस पे निर्भर करते हैं, हमने जो खाया है। खुराक का मतलब यहाँ क्या हुआ, जो हम खाते हैं, जो आहार भोजन हम लेते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैविक पोषक तत्वों में, ठीक है, अब जो जैविक पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें कार्ब्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट यानी कि वसा, प्रोटीन, अमीनो एसिड्स और विटामिन्स शामिल है। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में रासायनिक यौगिक जैसे मिनरल्स, खनिज लवण, वाटर, ऑक्सीजन को भी पोषक तत्व ही माना जाता है। किसी जीव को एक पोषक तत्व किसी बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसकी शरीर इनकी पर्याप्त मात्रा का संश्लेषण स्वयं उसके शरीर में नहीं कर पाता। आप इस लाइन को से क्या समझते हैं, इसको अंडरलाइन करें, और यहां से जो वंचित से लिखा हुआ है, किसी जीव को पोषक तत्व, यहां से लेके अंडरलाइन करते हुए और नहीं कर पाता तक अंडरलाइन करेंगे, और मुझे इस लाइन का अर्थ बताएंगे। आप इस लाइन को पेज नंबर रीड करें 9 सभी। मैम, पेज नंबर 9 है ना, 8 हाँ ठीक है। पेज नंबर 8 सेकंड पैराग्राफ में है ना, एक पोषक तत्व और पोषक तत्व वह रसायन होता है, इसमें आप जब जैविक पोषक तत्वों के बाद किसी जीव को एक पोषक तत्व, पेज नंबर 8 पर इस लाइन को रीड करेंगे आप सभी। हाँ, पेज नंबर कितना पैराग्राफ? पेज नंबर 8 पर देखो, सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद सेकंड स्टेंजा एक पोषक तत्व या पोषक तत्व वह रसायन होता है, उसके बाद जैविक पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, फिर सेकंड लाइन है, थर्ड लाइन है, किसी जीव को एक पोषक तत्व किसी बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसकी शरीर इनका पर्याप्त मात्रा का संश्लेषण स्वयं उसके शरीर में नहीं कर पाता। क्लियर हुआ? पेज नंबर 8 जो ये हेडिंग है ना आपकी, पोषक तत्व और उनकी आवश्यकता, आप इसमें जाएं। किसी जीव के एक पोषक, वही लाइन करना था। हाँ, देखो मैं आपको बताती हूँ, चलिए ठीक है, फिर आप बाद में देखना कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एक हमारी लाइन लिखी है बड़ी अच्छी, किसी जीव को एक पोषक तत्व किसी बाहरी स्रोत से लेने की आवश्यकता तब पड़ती है जब उसका शरीर इसकी पर्याप्त मात्रा का संश्लेषण यानी कि उसको सिंथेसिस
स्वयं उसके शरीर में नहीं कर पाता। ठीक है, यानी कि आपके पाचन में जब कोई गड़बड़ी होती है या फिर कोई आपका ऑर्गन अच्छे से वर्क नहीं करता है, तो जब आप कोई आहार लेते हैं, भोजन लेते हैं, आपने क्या लिया? आहार लिया, फूड लिया। किस लिए लिया? ताकि आपको भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिले, मिनरल्स मिले, ठीक है, आयरन मिले, सब मिले। लेकिन आपको उसके बाद भी इन सब के लिए किसके पास जाना पड़ रहा है? डॉक्टर्स के पास आप सप्लीमेंट्स लेने जाते हैं कि आपके शरीर में आयरन डेफिशिएंसी है, B12 डेफिशिएंसी है। तो इसका कारण ये होता है, इस लाइन का मीनिंग ये हुआ, यानी कि आपका शरीर, है ना, क्योंकि जब आप भोजन लेते हैं, भोजन अवशोषित किया जाता है, उसका संश्लेषण होता है, सिंथेसिस होता है, तो आपका जो पोषक तत्व होते हैं वो आपका ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है उन पोषक तत्वों को। लेकिन जब आपके ऑर्गेन में कोई कमी होती है या फिर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तब उस फूड से उन न्यूट्रिएंट्स को आप सिंथेसिस नहीं कर पाते हैं और आपके शरीर में उन न्यूट्रिएंट्स की कमी देखने को मिलती है। तब आप बाहर से उन सप्लीमेंट्स को लेकर उनकी पूर्ति करते हैं। तो बेटर है कि हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ही सुधारें, है ना, अपने ऑर्गन्स को ही हेल्दी रखें, जो हम योग में सीखते हैं, योग में करते हैं, ताकि आपका शरीर स्वयं उसका सिंथेसिस कर सके, क्योंकि सारा फंक्शन हमारे शरीर के अंदर ही होता है। सिंथेसिस, एब्जॉर्ब करना भोजन को, उसका सिंथेसिस करना, ये काम किसका है? हमारे शरीर का है। और जब हमारा शरीर ये काम, ये फंक्शन नहीं करता है, इसका मतलब हमारे अंदर हमारा कोई ऑर्गन खराब है या फिर हम अच्छे से अपने भोजन का पाचन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए हमें अदर बाहर से सप्लीमेंट्स की नीड होती है। क्लियर हुआ? आगे चले, सबको क्लियर हुआ? जी मैम। चलिए, नेक्स्ट है, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता अधिक मात्रा में पड़ती है उन्हें स्थूल पोषक तत्व तथा इसी तरह सूक्ष्म पोषक तत्व कम मात्रा में जरूरी होती है। एक होती है लार्ज, जिनकी आवश्यकता होती है, नीड होती है लार्ज लेवल पर, और एक होती है छोटे स्तर पर। मैंने कहा इंपोर्टेंट सभी होते हैं पोषक तत्व, लेकिन कुछ पोषक तत्व इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो बड़े पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब कर पाए। छोटे पोषक तत्व हेल्प करते हैं बड़े पोषक तत्वों को एब्जॉर्ब करने में। ठीक है, आगे डिस्कस होगा, आगे पढ़ेंगे कौन से पोषक तत्व स्थूल पोषक तत्व में आते हैं और कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व में आते हैं। पोषकों को कई तरह से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे अधिक मात्रा में उपयोग किए जाने वाले रासायनिक तत्व, ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक, और थर्ड है हमारा खनिज लवण यानी के मिनरल्स। अब अधिक मात्रा में कौन से पोषक तत्व, कौन से रासायनिक तत्व उपभोग किए जाते हैं? जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फोस्फोरस और सल्फर। शॉर्ट फॉर्म इनकी लिखी हुई है CHNOPS, यानी कि C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, N4 नाइट्रोजन, O4 ऑक्सीजन, P4 फॉस्फोरस और S4 सल्फर यानी कि गंधक। ठीक है, सेकंड है ऊर्जा प्रदान करने वाले रासायनिक यौगिक, जैसे कार्बोहाइड्रेट हुआ आपका, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ यानी कि वसा। बहुत अधिक मात्रा में जल तथा ऑक्सीजन भी आवश्यक होता है, किंतु इनको प्राय पोषक की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अब नेक्स्ट है हमारा थर्ड पॉइंट, खनिज लवण यानी के मिनरल्स। कैल्शियम, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम और पोटेशियम भी काफी मात्रा में लगते हैं, यानी कि इनकी भी हमारे शरीर को नीड होती है। इन्हें स्थूल पोषक या बृहद पोषक कहते हैं। इसके अलावा अल्प मात्रा में विटामिन और कुछ अन्य खनिज आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। वे पोषक तत्व होते हैं जो हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन जिन्हें हम कम मात्रा में लेने की जरूरत होती है। क्यों लेने की जरूरत होती है इनकी कम मात्रा में? क्योंकि इनको सिर्फ मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में ही हम इनटेक करते हैं,
ये हमें एनर्जी नहीं देते, लेकिन ये हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इनके बिना मैक्रो पोषक तत्व, है ना, यानी कि स्थूल पोषक तत्व, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सही से काम नहीं कर पाते। यानी कि जब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी तब सही से काम कर पाते हैं, तब सही से फंक्शन कर पाते हैं, जब हमारे शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपस्थित हो। और मैक्रो में कौन से आते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एटसेट्रा। ठीक है, और ये सब हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें हमारे आहार से मिलते हैं, हमें हमारे भोजन से मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा पोषण की स्थितियां। पोषण की स्थितियां यानी कि उचित मात्रा में पोषक तत्वों को लेना, है ना। गुड न्यूट्रिशन यानी कि उत्तम पोषण, जब व्यक्ति को अपनी विशेष आवश्यकता पर पोषक तत्व उचित अनुपात तथा परिणाम में प्राप्त होते हैं, तो वह स्थिति उत्तम पोषण की स्थिति कहलाती है। कौन सी स्थिति, यानी कि जब आपको जितने आपके शरीर को आवश्यकता है, जितने न्यूट्रिएंट्स की आपके शरीर को आवश्यकता है, जब आप ऐसा आहार लेते हैं जिससे आपको कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स मिल जाएं, पूरी तरह से पोषक तत्व आपके शरीर को मिल जाएं, तो वो हमारे पोषण की, न्यूट्रिशन की बेस्ट पोजीशन होती है, उत्तम स्थिति मानी जाती है। और उत्तम पोषण पर ही व्यक्ति का उत्तम स्वास्थ्य निर्भर करता है ना। मैंने फर्स्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि जैसा हम भोजन लेंगे ऐसा ही हमारा स्वास्थ्य दिखेगा, है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था, आप जिस तरह का आप भोजन लेते हैं तो आपके व्यवहार से, आपकी पर्सनैलिटी से वो झलकता है। यदि आप प्रॉपर मात्रा में ऐसा भोजन लेते हैं जिससे उससे आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, जिनकी नीड, जिनकी आवश्यकता आपके शरीर को होती है, तब वो आपके लिए उत्तम न्यूट्रिशन कहलाता है। शरीर के पोषण के लिए दो तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। हमारे शरीर के लिए दो पोषक तत्व एसेंशियल होते हैं, ईंधन तत्व और दूसरा शारीरिक बनावट के लिए उत्पादक तंतुवर्धक यानी कि फाइबर और ह्रास पूरक तत्व। शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन तत्व की आवश्यकता होती है, और कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के कुछ भाग ईंधन तत्व है। ईंधन तत्व मतलब ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा हमें किनसे मिलती है, इन ईंधन तत्वों से मिलती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, ईंधन का क्या मतलब हुआ, यानी कि फायर। ये ईंधन क्या होता है, जिससे फ्यूल, अब बाइक है, गाड़ी है, कार है, किससे चलती है, फ्यूल से चलती है। तो कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, प्रोटीन है, ये क्या है हमारे भोजन, हमारे शरीर के लिए, ये हमारे शरीर में ईंधन का कार्य करते हैं, है ना, तभी तो हमारा शरीर चलता है ना। तो ऊर्जा क्या हुई, ऊर्जा ये ईंधन ही है, जिसकी हमारे शरीर को, हमारे लिए फ्यूल है, ये एक तरह से हमारा पेट्रोल है। जब हम इसको लेंगे तभी हमारा शरीर अच्छे से फंक्शन करता है। चलिए, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन के कुछ भाग ईंधन है। कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज हम लेते हैं। न्यूट्रिशन वह विशिष्ट रचनात्मक उपापचय क्रिया है जिसके अंतर्गत पादपों में खाद्य संश्लेषण तथा स्वांगीकरण यानी कि गुण लगना और विषम पोषी जंतुओं में भोज्य अवयव के अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, अंतःग्रहण मतलब भोजन को लेना, पाचन उसका पाचन होना, अवशोषण यानी कि जब वो पच जाता है तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर के द्वारा अवशोषित अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, स्वांगीकरण द्वारा प्राप्त ऊर्जा से। और जब इनके अब्जॉर्प्शन से, जब इनको अवशोषित कर लिया जाता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है, उससे शारीरिक वृद्धि, मरम्मत और हमारे टिश्यूज का नवीनीकरण यानी कि ऊतकों का नवीनीकरण और जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। ठीक है, सामूहिक रूप में ये पूरा प्रोसीजर जो होता है ये पोषण कहलाता है, यानी कि
जो आपने खाना खाया है, जिसका अंतर्ग्रहण आपने किया, फिर उसका पाचन, पाचन के बाद जो वेस्ट है वो हमारे शरीर के द्वारा मल के रूप में, मूत्र के रूप में बाहर निष्कासित कर दिया जाता है, और जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी होता है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसका अवशोषण कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि हमारे शरीर की मरम्मत हो सके, रिपेयर हो सके, हमारी सेल्स जो बनती बिगड़ती रहती है उनकी रिपेयर हो सके, टिश्यूज का नवीनीकरण हो सके, और जो हम जैविक क्रियाएं करते हैं उनके लिए हमें प्रॉपर ऊर्जा मिल सके। ठीक है, ये सब क्या है, ये कंप्लीट प्रोसीजर हमारा पोषण है, न्यूट्रिशन है। जब हमें ये सब हमारी प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि हम पूरी तरह से पोषित हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? आज आज घूम फिर के पूरी टर्म आई है पोषण की। सबको क्लियर हुआ? चलिए, पोषण के अंतर्गत निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार किया जाता है। पोषक तत्वों का सेवन, पोषक तत्वों का प्रत्येक दिन के आहार में उचित रहना, पोषक तत्वों की कमी से शरीर में विकृति चिन्हों का दिखाई पड़ना, पौधों में श्वसन, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये लिखा हुआ है, ऐसे मेंशन किया है, पौधों में श्वसन पत्तियों द्वारा होता है, यहाँ इसकी नीड भी नहीं है। चलिए, शरीर के पोषण के लिए दो तत्वों की नितांत आवश्यकता होती है। एक ईंधन तत्व यानी कि फ्यूल, और दूसरा शारीरिक बनावट के लिए, जिससे हमारा शरीर की बनावट होती है, एक ढांचा बनता है हमारे शरीर का। शरीर में शक्ति उत्पन्न करने के लिए ईंधन तत्व की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, ये सब क्या है, ईंधन तत्व है। ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ सभी ईंधन ऊष्मा भी पैदा करते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा पोषण के चिन्ह है ना, साइन है, सिंबल है। जीव सात ये धारियों का शरीर रूपी यंत्र के अवयव सामान्य यंत्रों की भांति घिसते हैं, और साथ साथ इनकी मरम्मत होती रहती है ना, जब हमारा शरीर फंक्शन करता है तो ये घिसते भी तो हैं। यदि मरम्मत करने की सामग्री खाद्य में विद्यमान हो, है ना, यदि जो फूड हम ले रहे हैं जिससे हमारी सेल्स की रिपेयर हो चुके, वो हमारे खाद्य में विद्यमान हो, जिन तत्वों से शरीर के अवयव 18 से 20 वर्ष की आयु तक बनते हैं, उन्हीं तत्वों के शरीर के ह्रास की पूर्ति होती है, और साथ साथ शरीर की वृद्धि भी होती है। यह प्रोटीन के द्वारा होता है, यानी कि प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, वृद्धि करना, विकास करना, मरम्मत करना, रिपेयर करना। भोजन के वे सभी तत्व ऊर्जा में विद्यमान न हो तो शरीर अस्वस्थ हो जाएगा, यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, यदि वो हमारे आहार में शामिल ही नहीं होंगे तो हमारा शरीर कैसा हो जाएगा। खाना तो हम रोज खा रहे हैं, सुबह शाम 3-3 4-4 टाइम भोजन ले रहे हैं, पोषक तत्व उसमें है ही नहीं, तो हमारा पेट तो भर जाता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, क्योंकि जो हमारे शरीर को, हमारे बॉडी को जिन न्यूट्रिएंट्स की, जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, वो उन्हें प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं। कार्ब्स, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण व पानी प्रमुख पोषक तत्व है। ठीक है, हमारे भोजन में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो पोषण तत्व नहीं होते, जैसे रंग, खुशबू देने वाले रासायनिक पदार्थ। चलिए नेक्स्ट पेज नंबर 10 पे आएंगे। यहाँ भी पोषण के ही बारे में डिस्कस किया गया है, और आपके जो न्यूट्रिएंट्स है उनके बारे में बताया गया है पेज नंबर 10 पर भी। ये आवश्यक तत्व जब सही अनुपात में हमारे शरीर की आवश्यकता के अनुसार उपस्थित होते हैं, यानी कि जिन न्यूट्रिएंट्स की नीड हमारे शरीर को होती है, जब ये हमारे शरीर में आवश्यकता के अनुसार उपस्थित होते हैं, यानी कि जितनी हमारी बॉडी को आवश्यकता है, नीड है, ये उतने हमारे बॉडी में प्रेजेंट हैं,
तब उस अवस्था को सर्वोत्तम पोषण या समुचित पोषण की संज्ञा दी जाती है ना। एक वर्ड होता है कुपोषण, है ना, कुपोषित। कोई जो बच्चे में अधिकतर देखा जाता है कि उसके अंदर उसको कुपोषण हो गया है। तो कुपोषण, पोषण, कुपोषण, पोषण का विपरीत हुआ कुपोषण, यानी कि उसके शरीर में इन सब पोषक तत्वों की कमी है, जिसके कारण वो, उसका शरीर पोषित नहीं है, और उसको किसकी संज्ञा दी जाती है, उसको कुपोषण की संज्ञा दे दी जाती है। यानी कि जो वो डाइट ले रहा है, जो आहार वो उसको ले रहा है, जो खाना वो खा रहा है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स, वो पोषक तत्व है ही नहीं जिसकी हमारे शरीर को आवश्यकता होती है। यह सर्वोत्तम पोषण स्वस्थ शरीर के लिए नितांत आवश्यक है। कुपोषण उस स्थिति का नाम है जिसमें पोषक तत्व शरीर में सही अनुपात में विद्यमान नहीं होते, अथवा उनके बीच में असंतुलन होता है, यानी कि बैलेंस नहीं होते हैं वो हमारे उस शरीर में, जिनका शरीर कुपोषण हो जाता है, जिनके शरीर को। अतः हम कह सकते हैं कि कुपोषण अधिक पोषण व कम पोषण दोनों को कह सकते हैं। यानी कि आप उसको भी कुपोषण कह सकते हैं जिनमें अधिकता है इन पोषक तत्वों की, और जिनके अंदर कमी है उसको भी आप कुपोषण की संज्ञा दे सकते हैं। कम पोषण का अर्थ है किसी एक, अब यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, बताया गया है कम पोषक तत्व का अर्थ, किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स का आहार में न होना, आहार में हमारे कमी होना। जैसे उदाहरण, विटामिन ए की कमी, प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो सकता है। अधिक पोषण के से अर्थ है एक या अधिक पोषक तत्वों की भोजन में अधिकता होना। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में ऊर्जा खपत से अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी कि आप दिन भर बैठे रहते हैं, आपका सिटिंग जॉब है और खाते आप इतना है, यानी कि जितने आपके शरीर को आवश्यकता नहीं है, एनर्जी की नीड ही नहीं है, आप उससे ज्यादा एनर्जी वाला भोजन ले रहे हैं। तो इससे क्या होगा, तो वह वसा के रूप में शरीर में एकत्र हो जाता है और उससे व्यक्ति मोटापे का शिकार हो जाता है। आहार और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है, यानी कि जैसा हम आहार अच्छा लेंगे तो हमारी हेल्थ भी उसी के अनुरूप बन जाएगी। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य वैज्ञानिकों ने सदियों लंबे अध्ययन और अनुसंधान के बाद यह तथ्य स्थापित किए हैं, शरीर के पोषण पर अनेक बातों का प्रभाव पड़ता है। जैसे जिनमें कौन कौन सी आदतें हैं, भोजन की आदतें, मान्यताएं, हमारे मन की स्थिति, जातीय, भौगोलिक, धार्मिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आहार और उसका उत्पादन। ठीक है। अंततः आहार संबंधी नीतियां जैसे मछलीकरण, वितरण, शिक्षा आदि अधिकांश सभ्यताओं में स्वास्थ्य का महत्व समान है। इन सभी सभ्यताओं में क्या माना गया है, स्वास्थ्य को एक ही माना गया है, यानी कि एक ही संज्ञा दी गई है स्वास्थ्य की। वास्तव में हर समाज में स्वास्थ्य के विषय में उनकी अपनी विशेष धारणा होती है। आमतौर पर स्वास्थ्य को बीमारी का न होना मानते हैं, है ना, यानी कि आप स्वस्थ है, आपके स्वास्थ्य स्वस्थ है, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी रोग से, बीमारी से ग्रसित, पीड़ित नहीं है। व्यक्तिगत तौर पर यह नहीं बदलता रहता, व्यक्तिगत तौर पर अक्सर दूसरी आवश्यकताएं हमारी, जैसे अब हमारे जो उतार चढ़ाव आ रहा है हमारे भोजन में, हमारे आहार में, क्योंकि हमने उसको साइड रख दिया है, जो मिला वो खा लिया, हम किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको महत्व दे रहे हैं, जैसे धन, बल, विद्या, सुरक्षा और प्रतिष्ठा इत्यादि स्वास्थ्य के महत्व को कम करती है। यदि हम अपना ध्यान इधर लेकर जाते हैं ज्यादा, तो हमारा धीरे धीरे अपने स्वास्थ्य से ध्यान हट जाता है और हमारा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो इसके साथ साथ, कार्य के साथ साथ, अपने कर्म के साथ साथ ही हमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी हम अपने आप को हेल्दी रख पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे, यानी कि जिस ऑफिस में, जिस प्रांगण में आप वर्क करते हैं वहां अपने बेस्ट दे पाएंगे। कहीं ना कहीं
अपने देश को विकसित कर पाएंगे। ये सब किससे जुड़ा? हेल्थ से। जब आपकी हेल्थ ही नहीं अच्छी होगी तो आप पूरा दिन, सालों, महीने किस तरफ गुजार देंगे? सिर्फ अपने स्वास्थ्य के ऊपर गुजार देंगे, है ना। तो स्वस्थ स्वास्थ्य से भी डिपेंड करता है हमारा देश कितना विकसित हो रहा है। जब हम सब स्वस्थ होंगे, सब में भरपूर एनर्जी होगी, तो हम मिलके सब लोग अच्छा काम करेंगे, जिससे हमारा देश भी भौगोलिक कंडीशन जो है वो विकसित होगी, डेवलप होगी। स्वास्थ्य को निश्चित मानकर हम उसकी ओर विशेष ध्यान तब नहीं देते जब हम उसको खो न दें, है ना। जब तक हम उस तरफ ध्यान नहीं देते हैं, आजकल के टाइम में जैसे लोग अपने जॉब के पीछे पड़े हुए हैं, भागम भाग की जिंदगी, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया है, और हम कब ध्यान देते हैं अपने ऊपर? कब हमारा फोकस आता है, कब ध्यान आता है? जब हमारे शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं, यानी कि हमारा शरीर किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, तब हम अपने ऊपर ध्यान लेकर आते हैं। इसलिए थोड़ा थोड़ा ध्यान यदि हम रोज देते जाएं तो ये स्थिति बनेगी नहीं। अपने आप को टाइम दे, अपना 1 आवर अपने लिए निकाले, है ना। दिन में 24 आवर्स होते हैं, 1 घंटा अपने लिए जरूर निकाले। ये आपके लिए अच्छा है, हमारे सोसाइटी के लिए अच्छा है। जब आप अच्छे स्वस्थ रहेंगे, आपका मूड अच्छा रहेगा, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, तो आप आसपास भी अच्छा महसूस करेंगे, अपने आप से पॉजिटिव एनर्जी दूसरों को देंगे। ठीक है। तो देखिए अब कितना जरूरी है आहार। एक छोटी सी चीज है फूड, और कितना बड़ा विस्तार से जुड़ा हुआ है हमारे कंट्री से, हमारे सोसाइटी से, हमसे। अब नेक्स्ट है आहार का शरीर में कार्य के अनुसार वर्गीकरण। ठीक है। आहार का वर्गीकरण। आहार को अनेक प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण, है ना। जैसे प्राणीजन्य भोजन, वनस्पति भोजन। प्राणीजन्य भोजन जैसे जो हमें एनिमल से मिलता है, जैसे मीट हो गया हमारा, है ना। फिश, हम फिश से जो फिश हम ईट करते हैं। और वनस्पति जन्य भोजन जो होता है हमारा, यानी कि जो भोजन हमें पादपों से, प्लांट से जो मिलता है। ठीक है। वेजिटेबल्स जैसे होगी, फ्रूट्स जैसे हो गए, पल्सेस होगी, दालें, अनाज हो गया हमारा, हमारे सीड्स हो गए, नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये सब क्या है, हमें वनस्पति से मिलते हैं। और जैसे मीट हुआ हमारा, डेयरी प्रोडक्ट जैसे मिल्क है, और पनीर भी हमें दूध से मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं, यानी कि प्राणीजन्य भोजन होता है। उत्पत्ति के आधार पर। सेकंड है हमारा रासायनिक संयोजन के आधार पर वर्गीकरण। ये तो उत्पत्ति के आधार पर हुआ, यानी कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? प्राणीजन्य और वनस्पति जन्य। ठीक है। अब रासायनिक संयोजन के आधार पर, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज। प्रोटीन की आवश्यकता होती है शरीर की मरम्मत के लिए, है ना, ग्रोथ के लिए। और प्रोटीन हमें किनसे मिलता है? जैसे पल्सेस, हमें दालों से क्या मिलता है? दालों से हमें प्रोटीन मिलता है। ठीक है। जौ के आटे से हमें प्रोटीन मिलता है। और प्रोटीन की नीड क्यों होती है? ग्रोथ और वृद्धि और विकास, यानी कि मरम्मत के लिए, रिपेयर के लिए। सेकंड है हमारा वसा, यानी कि फैट। फैट क्या होता है? मैंने पहले ही बताया था, फैट होता है हमारे शरीर में स्टोर्ड फूड, संचित भोजन। ये हमें कहाँ से मिलता है? क्या आवश्यकता होती है इसकी? ये हमारे शरीर को सुडौल होता है, बनाता है। ठीक है। और ये किससे मिलता है? शरीर के निर्माण करता है। ये भी दो तरह से होता है, दो टाइप्स का होता है, एनिमल एंड प्लांट्स। ठीक है। जैसे घी है, ऑयल है, ये सब किसके एग्जाम्पल है? ये वसा के एग्जाम्पल है। थर्ड है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जैसे शुगर हो गया, स्टार्च हो गया, व्हीट, पोटैटो, चावल यानी कि राइस, ये सब के ये कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स के उदाहरण हैं। और इसका फंक्शन क्या होता है? शरीर में कार्य करने की शक्ति उत्पन्न करना, यानी कि एनर्जी देना शरीर को कार्य करने के लिए। ठीक है। चीनी, गुड़, मिश्री, शर्करा प्रधान, ये सब क्या है? ये हमारे कार्बोहाइड्रेट की श्रेणी में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में आते हैं।
फिर है हमारा 4 विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या करते हैं? विटामिन देखो बहुत सूक्ष्म मात्रा में इनकी नीड होती है जो विटामिन होते हैं, लेकिन कार्य इनका बहुत बड़ा होता है। जो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, इम्यूनिटी क्या होती है? यानी कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता को कौन बढ़ाते हैं हमारे शरीर में? विटामिन। यदि हमारे शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन होंगे तो हमारी इम्यूनिटी भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता भी उतनी ही अच्छी होगी। फिफ्थ है हमारा खनिज लवण, यानी कि प्रोटेक्टिव फूड, है ना। अब है ये हमारा थर्ड पॉइंट है प्रमुख कार्यों के आधार पर, यानी कि इनके फंक्शन के आधार पर। एक था उत्पत्ति के आधार पर, फिर रासायनिक संयोजन के आधार पर। रासायनिक संयोजन यानी कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट किसमें आते हैं? रासायनिक उसमें आ गए। थर्ड है इनके फंक्शंस क्या है, इन सबके फंक्शंस क्या है? जैसे ऊर्जा देने वाला भोजन, ठीक है। सेकंड, हमारे शरीर का निर्माण करने वाला भोजन। थर्ड है प्रतिरक्षा करने वाला, प्रतिरक्षात्मक भोजन, है ना। और फोर्थ ऊर्जा देने वाला भोजन, जैसे अभी बताया था, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, ये कौन से भोजन है? हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भोजन है। और इनके एग्जाम्पल है, इनके स्रोत जो होते हैं, जैसे तेल, घी, मक्खन, गुड़, ठीक है। इन सब से चावल, अनाज, केला, इन सब से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है और फैट मिलता है। सेकंड है शरीर का निर्माण करने वाले भोजन, ठीक है। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ इसे इस वर्ग में आते हैं, यानी कि जो प्रोटीन होता है वो हमारे शरीर के रिपेयर के लिए आवश्यकता होता है, नई सेल्स का निर्माण करता है हमारे शरीर में। प्रोटीन के द्वारा नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी सॉरी इसी कारण शरीर में वृद्धि होती है, यानी कि शरीर की ग्रोथ होती है। दालें यानी कि पल्सेस, दूध, अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण है। थर्ड है हमारा प्रतिरक्षात्मक भोजन, विनियामक यानी कि विटामिन एवं खनिज लवण युक्त भोजन पदार्थ इस वर्ग में आते हैं। इस वर्ग के भोज्य पदार्थ हमारे शरीर की जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं तथा इस शरीर में नियमन का कार्य करने में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। फोर्थ है पोषण के आधार पर वर्गीकरण। पोषण के आधार पर, जैसे अन्न एवं मोटे अन्न, यानी कि अनाज और मोटा अनाज, दालें, पल्सेस, गिरिया जैसे वनस्पतियां, प्राणीजन्य भोजन, पीछे मैंने बताया ही है, इनके एग्जाम्पल्स आपको बताए हैं। अन्य खाद्य पदार्थ, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? पोषण के आधार पर इनके वर्गीकृत किया गया है इनको। अब है भोजन के कार्य, है ना। हम जो भोजन लेते हैं उसका फंक्शन क्या होता है? भोजन के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। एक फर्स्ट है हमारा शरीर क्रियात्मक कार्य, सेकंड है सामाजिक कार्य और थर्ड है हमारा मनोवैज्ञानिक कार्य। शारीरिक क्रियात्मक कार्य, जीवन में विभिन्न क्रियाओं के लिए हर क्षण ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। अभी पीछे भी यही सब डिस्कस किया है कि हम काम करते हैं, कार्य करते हैं, दिन भर अपना काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, फीमेल्स बाहर भी काम करती है, किचन अपने घर में भी, घर को भी संभालती है। तो ये किस लिए, किस चीज की आवश्यकता होती है? इन सब के लिए, हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है, यानी कि शरीर की क्रियात्मक कार्य के लिए उसको हमें एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। शरीर में ऊर्जा का कार्य मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट और वसा द्वारा किया जाता है। इन 2 पोषक तत्वों को शरीर का ईंधन यानी कि फ्यूल, पेट्रोल, डीजल कहा जाता है ना, हमारे कार्बोहाइड्रेट और फैट को। शरीर में कार्बोहाइड्रेट और वसा रूपी ईंधन के ज्वलन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। इस ऊर्जा का उपयोग शरीर की विभिन्न अंत एवं बाह्य कार्यों के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त शरीर की वृद्धि और मरम्मत के लिए भोजन आवश्यक है ना।
क्यों आवश्यक है? और एक तो ऊर्जा के लिए आवश्यक हुआ, और दूसरा हमारे जो शरीर की ग्रोथ हो रही है, विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और रिपेयर्स के लिए, मरम्मत के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों में वृद्धि और मरम्मत दोनों कार्य के लिए प्रोटीन अनिवार्य है ना। अभी पीछे बताया, एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट और फैट यानी कि वसा की आवश्यकता होती है, और हमारे टिश्यूज की रिपेयर के लिए, नई सेल्स के बनने के लिए, उनकी रिपेयर्स के लिए प्रोटीन अनिवार्य है। भोजन का अन्य महत्वपूर्ण शरीर क्रियात्मक कार्य है शरीर की रोगों से रक्षा करना, है ना। यानी कि जो हम भोजन लेते हैं, जब उसमें हम प्रॉपर मात्रा में, भरपूर मात्रा में, जितने हमारे शरीर को आवश्यकता होती है, जब उसमें वो अवेलेबल होते हैं, उपस्थित होते हैं, जैसे वाइटामिन हो गए, तो वो हमें रोगों से लड़ने के लिए शक्ति देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, है ना। शरीर की रोगों से रक्षा और शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प करते हैं। भोजन के कुछ विशिष्ट पोषक तत्व यथा जैसे विटामिन और खनिज लवण इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। चलिए अब बताएं मुझे आप, सामाजिक कार्य बाद में कल क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी आप मुझे पोषक तत्व बताएंगे और उनके फंक्शन बताएंगे, और बताएं जो आपको आज क्लास में डिस्कस किया गया है सभी को क्लियर हुआ? चलिए फिर नेक्स्ट क्लास का टाइम हो जाता है ना, आप बताएं सब मुझे। पशुधा जी आप बताएं। हाँ बताएं सर, आप बताएं। रघुनाथ जी आप बताएं सर। मैम मैं थोड़ा जो शरीर बढ़ाने के लिए वो एक फायर और दूसरा जो संतुलन जरूरत है, तंतु जातीय जैसा जरूरत है, वो इसके लिए थोड़ा थोड़ा क्लियर कराइए। हाँ आप रिपीट करें आपका क्वेश्चन क्या तंतुवर्धक है? बोलता है ना, तंतुवर्धक जो जरूरत है शरीर के लिए, तो तंतुवर्धक कैसा कैसा है, कौन जो सा आएंगे? फाइबर्स जो होते हैं, फाइबर, तंतुवर्धक यानी कि जो फाइबर्स होते हैं ना, रफेज जो होते हैं, जो ये इसका भी क्या है? हमारे, हाँ, पाचन में भी हेल्प करते हैं, और भोजन को अवशोषित करने में भी हेल्प करते हैं हमारे। हम्म, भोजन को पचने के लिए हेल्प करता है। हाँ, मतलब जब भोजन ठीक है। पचेगा, एब्जॉर्ब होगा अच्छे से, तो उससे हमारा क्या होगा, ग्रोथ होगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल फूड का। फूड का एग्जाम्पल जैसे, मतलब किन में ये होता है ना, कौन से फूड में फाइबर होते हैं, ये पूछ रहे हैं सर आप? हाँ वही है। फाइबर, है ना, यही हम्म, क्वेश्चन है ना सर आपका, कि हम जी कैसा भोजन ले जिससे फाइबर हमें मिले। जी। फाइबर मतलब होता है, फाइबर यानी कि तंतु, जिसे यहाँ पे लिखा गया है हिंदी में, जैसे जो हमारा रफेज होता है, फाइबर होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जो फ्रूट्स हम खाते हैं ना, उसको छिलके सहित हमें खाना चाहिए। जैसे एप्पल है ना, जी एप्पल के जो छिलका होता है, जो छिलके होते हैं ना, उनमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, रफेज होता है। जैसे आटा होता है हमारा, अनाज, उसको छान के जब हम आटा बनाते हैं तो उसको छान देते हैं, है ना। जी परसों भी डिस्कस हुआ था, कल भी, वो भरपूर मात्रा में उनमें फाइबर होते हैं, तो उनको फेंकना नहीं चाहिए। आपको क्या करना चाहिए, आपको आज से ही आप मोटी छलनी यूज करें अपने किचन में, रसोई में ना। और यदि आप गेहूं को आटा लेते हैं, या फिर जो भी आप आटा अपने किचन में यूज करते हैं, जिसकी आप रोटी खाते हैं, उसको मोटी छलनी से, मोटी सीव से उसको छाने, ताकि जी मैक्सिमम फाइबर, जो चोकर है, जो रफेज है, वो आपकी रोटी में जाए, है ना। जी उस जब आप उस रोटी को खाएंगे ना, तो उससे आपको हल्का महसूस होगा, और बार बार आपको भूख भी नहीं लगेगी, जी। ठीक है, जो है ना। जिस पे फाइबर है, जिस फूड में फाइबर रहता है तंतुवर्धक जहाँ तंतु रहता है, इस फूड को ही बोला जाता है ना। इसी फूड को बोला जाता है ठीक, तंतु, यानी कि हिंदी में लिखा गया है तंतु यानी कि फाइबर। फाइबर। जी।
है ना। हाँ, या ये पोषण की स्थिति में मेंशन है ना, तंतुवर्धक। तंतुवर्धक का मतलब हुआ फाइबर जो होता है। चलिए, क्लियर है सभी को? कोई डाउट होगा तो कोई आप क्वेश्चंस बनाए, है ना, फिर उसको क्लास में या तो स्टार्ट में हम सेशन में ऐड करेंगे या फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, ओम और शांति का उच्चारण करेंगे। आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी। औ औ औ शांति शांति शांति। दोनों हाथों को अच्छे से रब करें। अपनी आंखों को कवर करें और एक एनर्जी के साथ, एक स्माइल के साथ अपनी आंखें खोलें। आई होप मैंने जो क्लास में डिस्कस किया